नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबको सुनील जी एस यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूँ आप लोग मस्त होंगे, खुश होंगे, वीडियो समझ में आते होंगे। तो चलिए, आज का जो क्लास है आपका वो है विधायिका। इससे पहले मैंने कार्यपालिका के बारे में बता चुके हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो विधायिका है, और विधायिका यानी कि सांसद, पार्लियामेंट। और ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है, इसलिए इस टॉपिक को बढ़िया से देख लीजिएगा एक बार। तो देखिए, यहाँ पर विधायिका अगर देखें तो लेजिस्लेचर के बारे में अगर देखें तो हमारे संसदीय शासन व्यवस्था में द्विसदनात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है। और ये द्विसदनात्मक जो विधायिका है, एक संघ स्तर पर और दूसरा राज्य स्तर पर। ठीक इसी प्रकार जिस तरह से हमने देखे हैं कार्यपालिका के बारे में, कार्यपालिका भी एक संघीय कार्यपालिका और दूसरा राज्य कार्यपालिका। मैंने आपको बताए थे संघीय कार्यपालिका का गठन कैसे होता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उनके मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी, इन सबको मिला करके केंद्र स्तर पर कार्यपालिका गठन करते हैं। ठीक इसी प्रकार राज्य स्तर पर भी अगर राज्य कार्यपालिका का देखा जाए, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उनके मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता, इनको मिला करके यहाँ पर राज्य कार्यपालिका का गठन होता है। तो देखिए, संघीय कार्यपालिका के बारे में मैंने आपको बता चुका है पिछले वीडियो में, लेकिन राज्य कार्यपालिका के बारे में अभी नहीं चर्चा किया है, क्योंकि ये भाग 6 से संबंधित है, इसीलिए हम अभी छोड़ दिए हैं। क्योंकि अभी आपको संविधान के भाग 5 पढ़ना है, संविधान के भाग 5 पढ़ना है। और देखिए, और इस विधायिका को हमारे संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत द्विसदनात्मक व्यवस्था बनाया गया है। एक संघीय कार्यपालिका, संघीय विधायिका, दूसरा राज्य कार्यपालिका, राज्य विधायिका। देखिए, दूसरा है राज्य विधायिका। तो संघीय विधायिका का निर्माण कैसे होगा और राज्य विधायिका का निर्माण कैसे होगा? तो देखिए, संघीय विधायिका आपका टॉपिक है, क्योंकि संघीय विधायिका संविधान का भाग 5 में पढ़ना है और अनुच्छेद 79 से लेकर के 122 में इसका प्रावधान है। तो इसीलिए आपको संघीय विधायिका भी देखना है। तो संघीय विधायिका का अगर निर्माण देखें, इसका संरचना, तो इसका संरचना होता है सांसद से। सांसद, संघीय विधायिका किससे बनता है? संसद से। और सांसद का निर्माण अगर देखें तो इसमें राष्ट्रपति प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। देखिए, लोकसभा को LS शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे और राज्यसभा को RS लिखेंगे। तो यहां पर देखते हैं संसद का जो निर्माण होता है, संसद निर्माण कैसे? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, इन तीनों के सम्मिलित रूप को संसद कहेंगे, पार्लियामेंट कहेंगे। ये पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट कहेंगे। अब देखिए, सांसद का निर्माण राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, इन तीनों को मिला करके संसद का निर्माण होता है। और संसद के बारे में अनुच्छेद 79 में कहा गया है संसद का गठन होगा। तो यह अनुच्छेद 79 के तहत संसद गठन होता है। और राष्ट्रपति के बारे में मैंने आपको कार्यपालिका के बारे में बता चुके हैं। अनुच्छेद 52 के तहत राष्ट्रपति के पद का प्रावधान करता है, जबकि 53 यहाँ पर अनुच्छेद 53 के तहत राष्ट्रपति की शक्तियां, पावर के बारे में कहा गया है। 54 इनके चुनाव के बारे में कहा गया है। और अनुच्छेद 55 जो है चुनाव प्रक्रिया क्या होना चाहिए, निर्वाचक मंडल, ये सारी चीज हम आपको बता चुके हैं। तो राष्ट्रपति के बारे में अगर आपको लगता है जो हमें सही से पढ़ना है, थोड़ा सा जानकारी लेना है, और जानकारी लेना जरूरी भी है, तो आप मेरा पिछले वीडियो देख लीजिए, वहां पर हमने जहां तक हो सके राष्ट्रपति के बारे में बता चुके हैं। तो यहां पर देख लेते हैं लोकसभा और राज्यसभा। तो देखिए, अनुच्छेद 81 में लोकसभा का प्रावधान दिया गया है, जबकि अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का प्रावधान किया गया है। तो राज्यसभा के बारे में अनुच्छेद 80 संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 81 किससे संबंधित है? लोकसभा से संबंधित है। याद रखना है, अनुच्छेद 79 संसद से संबंधित है, अनुच्छेद 80 राज्यसभा से संबंधित है, अनुच्छेद 81 लोकसभा से संबंधित है। अब देखिए, यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा, ये दोनों किसका? संसद का, पार्लियामेंट का ये सदन है।
सदन है, जबकि यहाँ पर राष्ट्रपति इसका ना तो सदन है ना तो इसका सदस्य है। तो संसद का सदस्य राष्ट्रपति नहीं होता है। संसद का सदस्य कौन है? यहाँ पर सदन कौन है? लोकसभा और राज्यसभा। तो ये चीज आपने देख लिया है, राष्ट्रपति इसका सदस्य नहीं होता है लेकिन संसद का अभिन्न अंग होता है। अब ये क्यों होता है? क्योंकि देखिए, जब संसद में विधेयक पारित होता है तो दोनों सदन से होकर गुजरना पड़ता है, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा। अगर पहले राज्यसभा से अगर गुजर रहा है तो उसके बाद लोकसभा जाएंगे। जब दोनों सदन से कोई विधेयक पारित हो गया है तो तब तक कानून नहीं बनेगा जब तक कि उस पर राष्ट्रपति अपना सहमति या हस्ताक्षर न करे। ठीक, इसीलिए किसी विधेयक को कानून में परिवर्तन करने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। इसीलिए राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। तो राष्ट्रपति इसका अभिन्न अंग होते हैं, अभिन्न अंग, न कि सदस्य। सदस्य नहीं होते हैं, संसद के सदस्य राष्ट्रपति नहीं होते हैं, जबकि संसद का अभिन्न अंग राष्ट्रपति होते हैं। तो चलिए हम एक एक करके देख लेते हैं लोकसभा क्या होता है और राज्यसभा क्या होता है। तो दोनों के बारे में हम देख लेते हैं। तो यहां पर आप देखिए लोकसभा और राज्यसभा। तो देखिए अनुच्छेद 80 संबंधित है राज्यसभा से, तो इसीलिए हम पहले राज्यसभा ले लेते हैं राज्यसभा के बारे में। तो राज्यसभा अनुच्छेद 80 से संबंधित है। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, उच्च सदन। देखिए राज्यसभा का दूसरा नाम क्या है? उच्च सदन है। एक और नाम इसको अगर देखें तो इसको अस्थाई सदन कहा जाता है, अस्थाई सदन, परमानेंट, परमानेंट हाउस, परमानेंट हाउस। अब देखिए राज्यसभा उच्च सदन, राज्यसभा को अस्थाई सदन भी कहा जाता है। राज्यसभा को यहां पर अगर देखें तो पढ़े लिखे लोगों का सदन भी कहा जाता है, क्योंकि जो लोग यहां पर निर्वाचित होकर नहीं आ पाते हैं लोकसभा से, तो उनको यहां पर आप कह सकते हैं राज्य विधानमंडल से, राज्य विधानमंडल के यानी कि जो निम्न सदन होते हैं लोकसभा, वो यहाँ पर नियुक्त करते हैं, चयन करते हैं सदस्य को। तो इसलिए जो पढ़े लिखे इंसान छूट जाते हैं तो उनको यहाँ पर मौका मिलते हैं राज्यसभा सदस्य बनने की। तो इसलिए पढ़े लिखे लोगों का सदन भी इसको कहा गया है। तो आपने देख लिया यहाँ पर राज्यसभा के बारे में। अब देखेंगे यहाँ पर ये राज्यसभा उच्च सदन होते हैं और राज्यसभा में यहाँ पर राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं तो सदस्यों का कार्यकाल, सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। जबकि राज्यसभा सदन का कार्यकाल अनिश्चित काल तक होता है। क्यों? क्योंकि ये कौन सदन है? अस्थाई सदन है, ये कभी विघटित नहीं होता है। जबकि लोकसभा क्या हो जाता है? विघटित हो जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है इसको, इसका जो कार्यकाल है वो अनिश्चित काल तक चलता है, इसलिए इसको अस्थाई सदन कहा गया है। तो राज्यसभा का सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का? 6 वर्ष का। तो सबसे पहले हमें यह देखना है राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यताएं क्या होनी चाहिए। तो देखिए राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यताएं जो है, जो अर्हताएं जिसको कहा जाता है, तो राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता क्या होनी चाहिए। तो देखिए हमारे संविधान का अनुच्छेद 84 में इसका जिक्र है। अनुच्छेद 84 में, अनुच्छेद 84 में कहा गया कि राज्यसभा के सदस्य वही व्यक्ति बन सकता है जो निम्न शर्तों को पूरा करे। और निम्न शर्त क्या है? तो सबसे पहले तो भारत का नागरिक होनी चाहिए। दूसरी बात 30 वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिए, 30 इयर्स आयु। तो 30 वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिए। और तीसरी बात यहां पर कहा गया है विकृत मस्तिष्क का नहीं होनी चाहिए। उसके बाद वही पागल, दिवालिया, ये सब जो है ये सब नहीं होनी चाहिए। तो आप कह सकते हैं सदस्य बनने के लिए योग्यताएं जो है यहां पर अनुच्छेद 84 में कहा गया है। और 84 में क्या कहा गया है? कहा गया है भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा बात यहां पर कहा गया है 30 वर्ष की आयु पूर्ण होना चाहिए। तीसरा बात यहां पर कहा गया है विकृत मस्तिष्क का नहीं होनी चाहिए। तो ये सब कंडीशन दे दिया गया है राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए। अगर और इसमें अगर देखें तो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में इसका बढ़िया से चर्चा किया गया है। तो आप अगर राज्यसभा के सदस्य ग्रहण करने के बारे में अगर अच्छे से जानना चाहते हैं
तो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 देख लेंगे। तो राज्यसभा सदस्यता ग्रहण करने के लिए यहां पर जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में प्रावधान किया गया है, उल्लेख किया गया है। तो आप एक बार इसको देख लेंगे तो राज्यसभा के बारे में सारे प्रावधान आपको मिल जाएंगे। तो ये चीज हमने देख लिया है। राज्यसभा सदस्य ग्रहण करने के लिए यहाँ पर अनुच्छेद 84 में कहा गया है और 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए, भारत के नागरिक होनी चाहिए और यहाँ पर विकृत मस्तिष्क का नहीं होनी चाहिए। तो ये सब चीज आपने देख लिया है। अब देखिए यहाँ पर निर्वाचन प्रणाली अगर देखा जाए, इसके इलेक्शन प्रणाली अगर देखा जाए, राज्यसभा का निर्वाचन देख लेते हैं। राज्यसभा का निर्वाचन संबंधित प्रावधान, तो इसके निर्वाचन संबंधी जो प्रावधान है, राज्यसभा के निर्वाचन संबंधी प्रावधान, ये हमारे संविधान का अनुच्छेद 80 के क्लॉज 4 में कहा गया है। तो अनुच्छेद 80 के क्लॉज 4 में इसके बारे में प्रावधान किया गया है। राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य राज्यसभा सदस्यों को चयन करेगा और इसमें जो है ये इनडायरेक्ट रूप से इसका निर्वाचन होता है, यानी कि भारतीय जनता द्वारा इसमें कोई योगदान नहीं होता है। तो आप देख लिए है राज्यसभा के निर्वाचन संबंधी अनुच्छेद 80 के क्लॉज 4 में इसका प्रावधान दिया गया है और इसका जो निर्वाचन होता है राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का चयन किया जाता है। तो ये आपने देख लिए है। अगर और देखें इसमें, अगर और देखें तो राज्यसभा सदस्य की अधिकतम संख्या, ये राज्यसभा की बात हो रही है, राज्यसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या यहां पर 250 हो सकती है। तो यहां पर देखेंगे 250 ये मैक्सिमम मेंबर ऑफ राज्यसभा है। तो राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 250, इनमें से राष्ट्रपति 12 सदस्यों को नॉमिनेट करेंगे। 250 में से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति क्या करेंगे, मनोनीत करेंगे। विभिन्न क्षेत्रों में जो योगदान दिए हैं जो सदस्य, चाहे वो स्पोर्ट में हो, साइंस में हो, समाज सेवा में हो, यानी कि आप कह सकते हैं विभिन्न क्षेत्रों में जो सदस्य योगदान दिए हैं, तो ऐसे लोगों को 12 लोगों को राष्ट्रपति डायरेक्ट मनोनीत करेंगे। ये तो हो गया अधिकतम का प्रावधान। लेकिन वर्तमान में अगर देखा जाए तो 245 है। राज्यसभा से सदस्य जो है अधिकतम 250 है, लेकिन वर्तमान में कितना है, 245 है। इसमें से भी राष्ट्रपति 12 सदस्य को क्या करेंगे, नॉमिनेट करेंगे, मनोनीत करेंगे। निर्वाचन कितने पर होगा, 233 पर। निर्वाचन कितने पर, 233 पर। अब देखिए इन 233 में से 229 सदस्य प्रत्येक राज्य से, ऑल स्टेट, प्रत्येक राज्य से प्रतिनिधि के रूप में शामिल होंगे और यहां पर 29, 4 और 4 सदस्य जो है ये यूनियन टेरिटरी से लिए जाएंगे। तो 4 सदस्य यूनियन टेरिटरी से आएंगे, केंद्र शासित प्रदेश से आएंगे और 229 सदस्य यहां पर प्रत्येक राज्य से यहां पर लेंगे। अब प्रत्येक राज्य से कैसे लेंगे, वो उस राज्य की जनसंख्या के आधार पर तय किया जाता है। और यही कारण है कि आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सदस्यों की संख्या सबसे ज्यादा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जनसंख्या के आधार पर देखा जाए तो राज्य में भी सबसे आगे है। तो राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्धारण किया जाता है उस राज्य के जनसंख्या के आधार पर 1971 के जनगणना के आधार पर अभी तक हो रहे हैं। तो अब देखेंगे जैसे कि उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सदस्यों की संख्या 31 है। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सदस्यों की संख्या 31 है। तो यहां पर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सदस्यों की संख्या जो है 31 है।
31। महाराष्ट्र में अगर देखें, महाराष्ट्र में यहां पर 19 है। राज्यसभा सदस्यों की संख्या महाराष्ट्र से कितना है? 19 है। और यहां पर अगर तमिलनाडु से देखें, तमिलनाडु में अगर देखें तो राज्यसभा सदस्यों की संख्या 18। बंगाल और बिहार, बंगाल और बिहार इन दोनों में राज्यसभा सदस्यों की संख्या 16। तो अब देख रहे हैं यहां पर उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या है, तो इसीलिए राज्यसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है। तो राज्यसभा सदस्यों की संख्या जो है उस राज्य की जनसंख्या के आधार पर निर्धारित किया जाता है। तो आपने देख लिया है राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 250, उसमें से राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किए जाएंगे। ये तो अधिकतम हो गया, जबकि वर्तमान में अगर देखा जाए तो 245 है और 245 सदस्य में से भी राष्ट्रपति 12 को मनोनीत करेंगे। तो निर्वाचन कितने पर होंगे? 233 पर। और इन 233 में से 4 सदस्य यूनियन टेरिटरी से लिए जाएंगे और 229 सदस्य प्रत्येक राज्य के, ऑल स्टेट, प्रत्येक राज्य से लिए जाएंगे। ये तो आपने देख लिए हैं। तो इस दृष्टि से अभी वर्तमान में राज्यसभा में कार्यरत सदस्य संख्या कितने हैं? 245 है। तो ये तो आपने देख लिया है राज्यसभा से संबंधित ये। फिर आगे देखिए इनका कार्यकाल। राज्यसभा का अगर कार्यकाल देखें, राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल, तो देखिए, तो अब हम आगे टॉपिक जो होगा राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होते हैं। तो आप देखेंगे राज्यसभा सदस्यों का जो कार्यकाल होता है ये 6 वर्ष के समांतर कार्य होते हैं। इनका कार्यकाल देख लेते हैं। तो राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल, अब देखिए राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल हमारे संविधान का अनुच्छेद 83 के क्लॉज 1 में प्रावधान दिया गया है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल क्या होगा? तो अब इसमें हमने देखे, आपको देखिए सदन जो है अनिश्चित काल तक चलता है, अस्थायी सदन होता है, जबकि इसमें सदस्य जो कार्यरत होते हैं इसका कार्यकाल सामान्यतः 6 वर्ष के लिए होते हैं, 6 वर्ष के लिए। लेकिन इसमें यह प्रावधान दिया गया है प्रत्येक 2 वर्ष बाद, प्रत्येक 2 वर्ष बाद कुल सदस्य संख्या का, राज्यसभा में जितने सदस्य संख्या है उसका कुल सदस्य संख्या का 1/3 सदस्य को सेवा से निर्वासित किया जाएंगे, सेवा निर्वासित किए जाएंगे। अब उतने ही सदस्य को फिर से सेवा में ले लिए जाएंगे। तो ये चीज आपको यहां पर थोड़ा सा क्रिटिकल पॉइंट हो जाता है, इसको समझना है। जो इसके सदस्यों का कार्यकाल हमारे संविधान का अनुच्छेद 83 के क्लॉज 1 में कहा गया है और ये 6 वर्ष के लिए इसके सदस्य का कार्यकाल होता है। तो देखिए यहां पर आप देखेंगे जब प्रथम बार राज्यसभा का जो चुनाव हुआ था तो वहां से हम इसको देख लेते हैं, तब आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, तो सबसे प्रथम बार राज्यसभा का चुनाव हुआ था 13 मई 1952 ईस्वी। 13 मई 1952 ईस्वी को प्रथम बार राज्यसभा चुनाव हुआ था। अब देखिए, अब इस सर्किल के अनुसार अगर देखें तो अब देखेंगे यहां पर सदस्य जो होते हैं वो 6 वर्ष के लिए आते हैं, लेकिन प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य क्या हो जाएंगे? सेवानिवृत्त हो जाएंगे और उतने ही सदस्य को फिर से सेवा में ले लिए जाएंगे। तो ये कैसे होगा? क्योंकि प्रत्येक 2 वर्ष बाद है। तो अब देखेंगे यहां पर 1952 में जब चुनाव हुआ है, 1952 में चुनाव हुआ है, तो इसमें जो कार्यकाल, जो यहाँ के सदस्य का जो कार्यकाल हुआ, मान लेते 1952 में जो 245 सदस्य आए इसमें, तो उसका कार्यकाल तो मेरे ख्याल से आप देखिए 252, 254, 256, यानी कि 1956 ईस्वी में समाप्त होना है। तो यानी कि आप देखेंगे 1954 2 वर्ष, 1956 फिर से 2 वर्ष, अब फिर से यहां पर देखेंगे 1958, यानी कि 2 4 6
जो व्यक्ति 1952 में चयन हुए हैं उसका कार्यकाल कब? तो 1958 में समाप्त होना है। लेकिन प्रत्येक 2 वर्ष पर यहां पर क्या हो जाता है, 1/3 सेवा से निर्वित किए जाते हैं सदस्य को और 1/3 को फिर से सेवा में ले लिए जाते हैं। तो बस इसी टर्म को आपको समझना है यहां पर। तो यहां पर देखिए 1952 में जो व्यक्ति इसमें निर्वाचित हुए हैं तो वो तो 6 वर्ष के कार्यकाल के लिए हुए हैं, तो उनका कार्यकाल कब खत्म होगा? 1958 में। लेकिन प्रावधान क्या दिया है? प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त किए जाएंगे। 1/3 सदस्य। अब जो इसमें सदस्य है उसमें से 1/3 सदस्य को क्या किए जाएंगे? हटा दिए जाएंगे, यहां से निकाल दिए जाएंगे और ठीक उतने ही सदस्य को फिर से राज्यसभा के सदन में ले लिए जाएंगे। अब ये कैसे होगा? तो अब इसके लिए बताइए, इसके लिए जो सदस्य है अगर उनको कहते हैं आप हट जाइए 2 ही वर्ष पर और हम किसी और को ले रहे हैं, तो क्या वो हटने में से है? वो कहेगा हम क्यों हटे, क्योंकि नियम के अनुसार हम तो 6 वर्ष के लिए आए हैं जबकि मेरा अभी 2 ही वर्ष हुआ है। तो वो हटने में से नहीं थे, इसीलिए किसी को जबरदस्ती आप हटा भी नहीं सकते हैं। तो फिर बाद में कैसे करें? तो बाद में एक आया यहां पर एक लिफाफा वाला प्रोग्राम का, देखो लिफाफा। अब क्या करें, जितने सदस्य इसमें है यहां पर, जितने सदस्य अभी यहां पर आए हैं, तो कुल सदस्य के नाम से यहां पर एक लिफाफा तैयार किया गया और उस लिफाफा में उस सदस्य का नाम, सारी चीज प्रावधान लिखा गया और लिफाफा को पैक कर दिया गया। अब देखिए यहां पर क्या किया गया, अब इनमें से लिफाफा को 1/3 जितने सदस्य हैं, मान लेते हैं 245 सदस्य का 1/3 लिफाफा यहां से निकाल लिया गया। अब लिफाफा पैक है पूरा, अब किसका नाम है उसमें वो किसी को नहीं पता, लेकिन 1/3 लिफाफा को यहां से नामित करके बाहर रख दिया गया। अब वो लिफाफा जो बाहर हो गए हैं उतने सदस्य को आप इस सदन से बाहर निकलना तय हो गया है। अब इसको आप बैड लक समझिए, जो भी समझिए। अब यहां पर 1/3 सदस्य के नाम से लिफाफा यहां पर निकाल दिया गया। अब उसके बाद उस लिफाफा को खोल करके देखते हैं, नाम पढ़ करके देखते हैं किस सदस्य का नाम है, और यही कारण है जितने सदस्य का नाम आया वो सारे सदस्य यहां से प्रत्येक 2 वर्ष में यहां से निष्कासित हो गए, यानी कि सेवानिवृत्त हो गए और उतने ही सदस्य को फिर से इसमें ले लिए गए। तो अब देखिए ये तो 1952 से लेकर के 54 के बीच में ये प्रोग्राम था। अब 1954 में फिर से यहां पर 1/3 सदस्य का क्या करना है? सेवा से निर्वासित करना है और ठीक उतने ही सेवा में लिए जाना है। तो फिर क्या होगा, क्योंकि अभी से लेकर के ये तो 2 ही वर्ष हुआ है, तो फिर वही प्रोग्राम चालू किया गया। लिफाफा 1/3 जितने सदस्य है 1/3 सदस्य का लिफाफा निकाला गया, उसमें नाम लिखा था और उस नाम को पढ़ करके फिर से उस सदस्य को वहां से निकाल दिया गया और उतने ही सदस्य को फिर से ले लिया गया। अब फिर देखिए 1956 में, 1956 में फिर से वही प्रोग्राम, क्योंकि 1952 से 54 के बीच में 2 ही वर्ष हुआ है, 54 से 56 के बीच में फिर से 2 वर्ष, यानी कुल मिलाकर के 4 वर्ष हुआ है, 2 वर्ष शेष और बाकी है। तो फिर से वही प्रक्रिया अपनाया गया, लिफाफा बंद, नाम लिख करके लिफाफा शुरू, और फिर वही से 1/3 सदस्य को सेवा निर्वासित किया गया और 1/3 को लिया गया। अब 58 में देखिए 1958 ईस्वी में 1958 ईस्वी में ये प्रक्रिया नहीं अपनाए जाएंगे, क्योंकि अब 6 वर्ष हो गया है। अब 6 वर्ष देखिए, 6 वर्ष यहां में इस 1952 में जो सदस्य यहां पर सदस्यता ग्रहण किए थे, अब 1958 ईस्वी में उनका जो है 6 वर्ष हो गया है। तो 1/3 सदस्य को, 1/3 सदस्य में वही सदस्य यहां पर आए जिनका यहां पर 6 वर्ष हो गया था, जो 1952 में यहां पर आए थे, और जाहिर सी बात है 1958 में 1/3 सदस्य को यहां से ले लिए गए, ना कि 1954 वाला से और ना कि 1956 वाला। अब 1958 के बाद से जो शुरू हुआ है बस वही 6-6 वर्ष के प्रोग्राम शुरू हो गया है। जितने भी सदस्य यहां पर, अब देखिए जैसे कि 1960 ईस्वी में, क्योंकि प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य को क्या करना है? सेवा निर्वासित करना है। अब 1960 ईस्वी में मान लेते हैं फिर 1/3 सदस्य को क्या करना है? सेवा से निर्वासित कर देना है। अब जो सदस्य यहां पर 1954 में आए तो उनका 6 वर्ष हो गया है, तो यहां से 1/3 सदस्य को सेवा निर्वासित कर दिए जाएंगे और उतने सदस्य को फिर से सदन में ले लिए जाएंगे। फिर 1962 में आप ये प्रक्रिया देखते चलिए, अब 1962 में फिर से 1/3 सदस्य को क्या करेंगे? सेवा निर्वासित करेंगे।
और 1/3 सदस्य को फिर से इस सदन में ले लिए जाएंगे। लेकिन कौन से सदस्य जिनका 6 वर्ष हो गया हो? अब बताइए, जो 1956 ईस्वी में पद ग्रहण किया है उनका तो 1962 में होने वाला है। तो यहां से इन सदस्य को 1962 ईस्वी में 1/3 सदस्य को सेवा से निर्वासित कर दिया गया और 1/3 सदस्य को फिर से सेवा में ले लिए गए। तो यही प्रक्रिया चल रहे हैं। फिर आप देखेंगे इस साइकिल को 1964 में, अब 1964 में जो 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होंगे, कौन? आप कहेंगे 1958 वाला, क्योंकि इनका यहां से आते आते 6 वर्ष हो जाता है। तो 1/3 सदस्य को यहां से, तो ये आप कह सकते हैं यहां के राज्यसभा में जो सदस्यता ग्रहण करते हैं वो अनुच्छेद 83 क्लोज 1 के तहत, और इसमें प्रत्येक सदस्य को 6 वर्ष के लिए कार्य करने के मौका मिलते हैं और प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य सेवा निवृत्त हो जाते हैं। तो ये चीज आपने देख लिया है। अब देखिए इसमें राज्यसभा में पदाधिकारी कौन कौन होते हैं। तो राज्यसभा का पदाधिकारी, तो आप देखेंगे राज्यसभा के पदाधिकारी कौन होते हैं। राज्यसभा के पदाधिकारी, राज्यसभा के पदाधिकारी, चेयरमैन। अब देखिए सॉरी, ये ऑफिसर्स हो गया है, ऑफिसर्स ऑफ राज्यसभा, ऑफिसर्स। अब देखो राज्यसभा में पदाधिकारी, 2 पदाधिकारी होते हैं, एक को कहते हैं चेयरमैन, जिसको कहते हैं सभापति, सभापति, डिप्टी चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, उपसभापति। अब देखिए उपसभापति। अब राज्यसभा के सभापति यानी कि पदाधिकारी, अनुच्छेद अगर आप देखें तो हमारे संविधान का अनुच्छेद 89 में इसका प्रावधान किया गया है राज्यसभा के पदाधिकारी के बारे में। और इसमें 2 पदाधिकारी होते हैं, एक तो सभापति चेयरमैन और दूसरा डिप्टी चेयरमैन उपसभापति। राज्यसभा के सभापति भारत के उपराष्ट्रपति होंगे, भारत के उपराष्ट्रपति। और देखिए राज्यसभा को उपसभापति, राज्यसभा के सदस्य में से ही किसी एक व्यक्ति को उपसभापति बना दिए जाते हैं उपराष्ट्रपति के द्वारा। अब उपराष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। उपराष्ट्रपति कार्यकाल क्या होता है, यानी कि अलग से टॉपिक हमने पिछले वाले वीडियो में बना चुके हैं। तो उपराष्ट्रपति के बारे में चाहे तो आप जान सकते हैं। तो देखिए राज्यसभा का सभापति कौन होंगे? उपराष्ट्रपति। जबकि उपसभापति कौन होंगे? राज्यसभा का अन्य सदस्य को उपराष्ट्रपति उपसभापति के रूप में चयन कर लेते हैं। तो ये होता है राज्यसभा के अधिकारी के बारे में। अब देखिए आपके मन में एक क्वेश्चन और आएगा, अगर राज्यसभा के सदस्य को किसी को अगर हटना है तो वो किसको अपना त्याग पत्र देंगे? तो यहां पर उपराष्ट्रपति को यानी कि सभापति को त्याग पत्र सौंपते हैं। तो ये चीज आपने देख लिया है राज्यसभा से संबंधित। राज्यसभा उच्च सदन कहा जाता है राज्यसभा को। राज्यसभा को यहां पर द्वितीय सदन भी कहा जाता है। द्वितीय सदन, प्रथम सदन लोकसभा को और द्वितीय सदन राज्यसभा को। यह हमारे संविधान का अनुच्छेद 80 से संबंधित है। और राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 हो सकती है, जिनमें से 12 सदस्य को राष्ट्रपति विभिन्न क्षेत्रों से मनोनीत करते हैं। जबकि वर्तमान में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 245 है, उनमें से विभिन्न क्षेत्रों से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। और वर्तमान में जो निर्वाचन है वो 233 पर होता है। उसमें से 4 ऐसे सदस्य होते हैं जो यूनियन टेरिटरी से लिए जाते हैं और 229 सदस्य विभिन्न राज्यों से लिए जाते हैं। तो इस दृष्टि से आप देख लिए हैं वर्तमान में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 245 है। निर्वाचन कितने पर होता है? 233 पर होता है। तो ये तथा आपका राज्यसभा से संबंधित। दूसरा हो जाता है लोकसभा। तो हम लोकसभा पर भी आएंगे। आप लोग कमेंट करिएगा कैसा लगा आपका ये वीडियो। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो। चलिए, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।